हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मोशन। मोशन यानी गति। तो फिजिक्स का ये भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये आप लोग इससे पूर्व भी पढ़ चुके होंगे। एक बार पुनः हम इसे अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें आसानी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है मोशन। तो मोशन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसकी भौतिक रूप से अवस्था देखें तो दो तरीके से होती है। मतलब अगर कोई भी पदार्थ आपको दिख रहा है तो या तो वो चल रहा होगा, है ना, या तो वो चल रहा होगा और या तो रुका होगा। यही तो हो सकता है। किसी भी पदार्थ को आप अपने आसपास देखोगे या तो चल रहा है या तो रुका है। ये सर नो। तो अगर वो चल रहा है तो उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं गति यानी मोशन, और अगर वो रुका हुआ है तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं विरामावस्था यानी रेस्ट। यानी विराम यानी रेस्ट की अवस्था है। समझ में आया? तो इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी दो अवस्थाएं हो सकती है, या तो चल रहा होगा यानी मोशन कर रहा होगा, या तो रुका होगा यानी वो विराम में होगा। ओके, अब इसे सही तरीके से समझे तो मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन की अवस्था ही गति यानी मोशन कहलाती है। ठीक है, और यदि समय के सापेक्ष वस्तु के स्थान में परिवर्तन ना हो तो उस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेस्ट वाले में क्या होगा? डू नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, बस। यानी इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट यदि चल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी कौन सी अवस्था है? ये गति की अवस्था। अगर वो रुका हुआ है तो इसका मतलब विरामावस्था है। लेकिन अगर डेफिनेशन के बिहाफ पे देखें तो डेफिनेशन में बोला गया कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन, यानी समय बदला और वस्तु के स्थान में भी क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो हम मानेंगे कि वो वस्तु क्या है? गति कर रहा है। लेकिन अगर समय बदल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, बट वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, एग्जांपल के लिए चलती हुई बस, है ना, चलती हुई बस, घड़ी हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे ट्रेन जो कि चल रही हो, नहीं तो अभी हम केवल ट्रेन बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज। ठीक, हवाई जहाज ये सब के सब क्या है? मोशन में है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें मकान, आपका घर मोशन कर रहा है? बताइए, नहीं। पेड़ पौधे नहीं, वो तो अपने जगह पे ही है ना। पेड़ पौधे तो एक ही जगह पे है, क्या गति कर रहे हैं? नहीं। इसके अलावा रुकी हुई बस, रुकी हुई ट्रेन, ठीक, ETC।
बहुत सारे आएंगे ना, यहाँ भी बहुत सारे आएंगे और ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब टाइम चेंज हुआ, मान लो सपोज कर लो कि यहाँ पे 9:10 हो रहा है और 9 बज के अगर आप 11 मिनट पे देख रहे हो तो मान लो सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है ए, ये अभी यहाँ था 9:10 पे, लेकिन जो ही 9:11 पे आपने देखा तो ये यहाँ पहुंच गया था, कहाँ पे, बी पे। तो इसका मतलब ये अपने स्थान में परिवर्तन किया है ना। तो अगर स्थान में परिवर्तन किया तो इसका मतलब इसने क्या किया है, मोशन किया है। क्लियर है, इसी को बोलेंगे मोशन। लेकिन सपोज कर लो ऐसा हो गया, ये तो पहला केस था। सेकंड केस में देखो कि ए यहाँ पे है जब 9:10 हो रहा है, लेकिन जब 9:11 हो रहा है तो भी ए यहीं पे है। तो इसका मतलब टाइम में परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज किया, नहीं। तो याद रखेंगे यहाँ पे हम जो टाइम ले रहे हैं यही टाइम क्या है, साक्षी है, यानी इसी पर समझिए कि साक्ष्य दे रहा है मोशन के और रेस्ट के होने का। ठीक है ना, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो उस केस में हमें ये बताना पड़ता है कि किसके बात या किसके द्वारा आप ये बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो किसी के रिस्पेक्ट में बोलना पड़ता है, और रिस्पेक्ट क्या होता है, टाइम। क्योंकि फिजिक्स में हर काम रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करता है, यानी हर काम का, यानी हर काम के होने का एक एविडेंस होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि ये काम हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ने तो देखा ही होगा कि ये काम हुआ, यानी काम को होते हुए किसी ने देखा होगा ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो कि ये काम हुआ है। तो अगर आप बोल रहे हो कि मोशन हुआ तो इसका मतलब आपको किसी न किसी का रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और हम किसका ले रहे हैं, टाइम का, समय का। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि कितना जरूरी होता है रेफरेंस ऑफ फ्रेम। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक सीन क्रिएट करता हूँ कि मान लीजिए बस चल रही है, ठीक है, चलती हुई बस में, ठीक है ना, यहाँ पे चलती हुई बस है और चलती हुई बस में आप बैठे हो। ठीक, यहाँ पे बस है, बस में आप बैठे हैं, अंदर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, खिड़की थोड़ी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, बैठे हैं, ये अंदर की कहानी है। ठीक है, और बाहर एक लोग खड़े हैं ऐसे। ठीक, देखिएगा ध्यान से। तो सपोज कर लीजिए ये कौन है, ये है रामू, ये है श्यामू। एक सेकंड, अचानक से क्या हो गया, ओह शिट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। श्याम, ये है मोहन। ठीक है, अब मान लो रामू और श्याम, तो ये कहाँ है, बस के अंदर है, और श्याम का मोहन कहाँ खड़ा है, रोड पे बाहर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर श्याम और रामू मोहन को जब देखेंगे तो बस चल रही है आगे की ओर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो दोनों जब मोहन को देखेंगे तो क्या मोहन चल रहा होगा, सॉरी मोहन रुका होगा। मोहन जबकि यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, ये कहीं चल नहीं रहा है, ये चुपचाप रोड पे खड़ा है। लेकिन रामू और श्याम जब बस में से देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, मोहन पीछे की ओर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चल रहा है। यस और नो, ऐसा लगेगा ना। अच्छा, जबकि रामू श्याम को जब देखेगा तो उसके अनुसार श्याम क्या है, रुका हुआ है। क्या श्याम मोशन कर रहा है, नहीं। और श्याम से पूछा जाए रामू मोशन कर रहा है तो नहीं, नहीं ना। आप खुद फील करिएगा, श्याम रामू को देखे, रामू श्याम को देखे तो मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन मोहन उन दोनों के अनुसार मोशन कर रहा है। अब अगर हम मोहन से पूछे रामू और श्याम के बारे में तो मोहन के अनुसार रामू और श्याम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, जबकि इन दोनों के अनुसार ये लोग मोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोहन के अनुसार ये मोशन कर रहे हैं। और अगर मैंने बगल में किसी को खड़ा कर दिया, सपोज कर लो ये आ गया आकाश। ठीक है, अब मैंने इससे पूछा ये बताओ मोहन चल रहा है क्या, मोहन रेस्ट में है, तो मोहन रेस्ट में, सॉरी मोहन मोशन में नहीं है, गति नहीं कर रहा है। कई जगहों पे आप कंफ्यूज हो गए, मैं सीधा सीधा बोल दूं, ध्यान से देखिए। तो मोहन रामू और श्याम के अनुसार मोशन में है, गति में है, लेकिन आकाश के अनुसार ये क्या है, रेस्ट में, यानी रुका हुआ है। यस और नो। ऐसे ही रामू के अनुसार श्याम रुका हुआ है, लेकिन मोहन के अनुसार अगर आप पूछेंगे तो श्याम चल रहा है ना। ऐसे ही रामू को क्या बोलते हैं, श्याम के अनुसार रामू रुका हुआ है, लेकिन मोहन के अनुसार चल रहा है। देख रहा है ना। तो एक ही जगह पे, एक ही समय पे अगर देखा जाए तो मोहन मतलब क्या बोलते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और किस में है, रेस्ट में भी है।
ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि आपने रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या लिया है, यानी कौन एविडेंस दे रहा है ना, कौन उस चीज को मतलब कौन प्रमाण दे रहा है या प्रमाणित कर रहा है। तो प्रमाणित करने वाले के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि ये मोशन में है कि गति में है। यहां से आपको समझ में आ गया ना कि एक ऑब्जेक्ट एक समय पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा क्लियर कि किसके रिस्पेक्ट में हम ये बात कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम विरामावस्था तो नहीं पढ़ेंगे पदार्थ की, हम पढ़ेंगे गति की अवस्था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन को। अब यहां से मोशन समझेंगे हम। मोशन क्या होता है ये तो समझ गया ना। अब जब मोशन होगा तो मोशन अपने आप में क्या है, एक प्रकार से काम है। अब इस काम के दौरान बहुत सारी भौतिक राशियां पैदा होंगी, जैसा कि आप पिछले लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हो कि जब कोई फिजिकल इवेंट होगा, है ना, फिजिकल फिनोमिना होगा, तो वहां पे क्या पैदा होंगी, भौतिक राशियां। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कौन कौन सी भौतिक राशियां पैदा होंगी। तो सबसे पहला सर पैदा होगा दूरी और उसी का भाई विस्थापन, है ना। और दूरी और विस्थापन अगर आएगा, जाहिर सी बात है चाल और उसी का भाई वेग भी आ जाएगा। ठीक, फिर चाल और वेग में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो तीसरे नंबर का व्यक्ति आ जाएगा त्वरण। और अगर त्वरण आया तो 100% कंफर्म है बल लगेगा, है ना। और अगर बल आ गया तो जाहिर सी बात है ऊर्जा अपने आप दौड़े हुए आ जाएगी, है ना, क्योंकि बल इन्वॉल्व है तो ऊर्जा दौड़ते हुए आ जाएगी। और ऊर्जा है तो मतलब जाहिर सी बात है काम हुआ ही होगा। आएगा समझिए। तो सोचो अगर गति हुई तो उस केस में कितनी भौतिक राशियां पैदा हो रही हैं, दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, त्वरण, बल, ऊर्जा और कार्य। तो हमें क्या करना है, हमें इन सबको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें साइड से भी पैदा बहुत सारी होंगी, जैसे इसी में पैदा हो जाएगा, जानते हैं क्या, संवेग। ठीक है, इसी में साइड में और क्या पैदा हो जाएगा, सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी शक्ति। ठीक है, इसी में और कुछ पैदा होगा, जानते हैं क्या, आवेग। समझ रहे हैं। तो ये साइड की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये मेन है कि अगर आपने गति किया तो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है गति कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी चले ही होगे, है ना, उसके साथ साथ विस्थापन भी आया होगा। फिर अगर आप चल रहे हो तो आपकी स्पीड होगी ही होगी, वेलोसिटी आएगी ही आएगी तब उसी इसमें। और अगर आपने स्पीड में चेंज ला दिया तो त्वरण आया होगा, त्वरण आने का मतलब बल आया होगा, बल आ गया तो इसका मतलब ऊर्जा लगी ही होगी, है ना। और अगर ऊर्जा लगी है तो काम हुआ ही होगा। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे दूरी को, फटाफट देख लेंगे दूरी क्या होता है। दूरी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट द्वारा, ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, जो वस्तु है, वस्तु। अभी बताइए दूरी आप मतलब गति कर रहे हैं तो किसी न किसी रास्ते पे ही तो करेंगे, है ना। तो वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई, रास्ता या बोल सकते हो या पथ बोल सकते हो, तो रास्ते की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, दूरी कहते हैं। क्लियर है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो जिस रास्ते पे कर रहा है उस रास्ते की लंबाई कितनी है ना, यानी कितना उस मतलब वो रास्ते की लंबाई छोड़ो, वो रास्ते की कितनी लंबाई तय किया है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम मान लेते हैं कि कोई नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे की लंबाई 234 किलोमीटर है, तो अब उस रास्ते की जितनी लंबाई है अगर मैंने ऑब्जेक्ट को वहां खड़ा भी कर दिया तो 234 किलोमीटर उसकी दूरी होगी, नहीं, ये 234 किलोमीटर में से कितना दूरी ये चला है ना, यही इसकी क्या कहलाएगी, दूरी। सिंपल, जितना चलेगा उतनी इसकी दूरी, जितनी लंबाई तय करेगा वही इसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो विस्थापन का मतलब होता है कि वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। मतलब ये भी एक प्रकार की क्या है, दूरी ही है, लेकिन इसने क्या बोल दिया, इसने बोला कि कहां से स्टार्ट किया है और कहां से एंड किया है उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक सपोज कर लो मैंने 14 किलोमीटर, मतलब 14 किलोमीटर में चला। ठीक है, फिर यहां से मैं कहां पे आ गया, यहाँ पे 5 किलोमीटर और चला और ये दूसरे पॉइंट पे आ गया। सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, फिर मैं कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा और चल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, सपोज कर लो ये डी पॉइंट है और मैं कितना आ चुका हूँ, सपोज कर लिया मैंने 8 किलोमीटर। देखते जाइएगा 8 किलोमीटर, और फिर डी से डायरेक्ट मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। ठीक है, कितनी दूरी तय की, 5 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं, इस समय मैं कहाँ पे हूँ, ई पे हूँ ना, मैं आ गया। अब मैं आपसे पूछूं दूरी कितनी तय की मैंने, दूरी बताइए। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो भी था वो उसने दूरी कितनी तय की। सर दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल 14 था, पहले 14 चला, फिर 5 चला, तो 14 5 19, 19 और 8 कितना हो गया, 27, 27 और 5 कितना हो गया, 32। तो दूरी कितनी तय की मैंने, 32 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे बोल दे विस्थापन कितना हुआ, तो पता करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ पे एंड किया, इसी वाले पॉइंट पे, तो ये रहा एंड पॉइंट। इसके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे सीधा रास्ता यही है ना। कितना गैप है सर, टोटल 14 होता है, लेकिन हम ई पे पहुंचे हैं, 14 नहीं है, हम 8 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो कितना बचेगा, 6 किलोमीटर, है ना। देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 8 ही ना होगा, 8 किलोमीटर ही होगा, 6 किलोमीटर ही। तो कितना दूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कितना दूरी है सर, 6 किलोमीटर है ना। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। जहां से स्टार्ट किया, जहां पे एंड किया, उसके बीच की सीधी दूरी हमको देखनी है। ठीक है, जैसे सब कुछ कर लीजिए, मान लीजिए हम इस ए पॉइंट से स्टार्ट किए और हम ए से ऐसे चलते हुए कहाँ पे पहुंचे, बी पे। ठीक है, आपसे बोले कि ये बताइए दूरी विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन के लिए हम ये वाला रास्ते की लंबाई नहीं लेंगे, हम सीधी लंबाई लेंगे, एक सीधा रास्ता बनाएंगे जो सीधे सीधे पहुंच जाए। समझ में आना, या मैं बहुत सारे रास्ते बनाऊं, जिस रास्ते से मुझे सबसे छोटी लंबाई मिल जा रही है वही मेरा क्या होगा, विस्थापन। क्लियर, वैसे तो सीधा वाला रास्ता ही क्या होगा, मेरा विस्थापन बताएगा। आई होप समझ गया। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन समझ में आ गया, है ना। अब कुछ पॉइंट जो कि दूरी और विस्थापन में आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे पहली दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। जबकि विस्थापन क्या है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। सॉरी, सदिश राशि है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, दूरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, तथा विस्थापन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये बात। इसके बाद दूरी तथा विस्थापन दोनों का
यसाई मात्रक क्या होता है? यसाई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है। क्लियर? तो ये तीनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं ना, जहाँ पे स्मॉल डी दिखेगा वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन जहाँ पे स्मॉल एस दिखेगा हम उसके ऊपर ये एरो बना सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई सदिश राशि है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एरो, तीर। ठीक है, ठीक। तो दूरी और विस्थापन क्लियर है, हाँ या ना? अब इसी के आगे आती है कहानी वेग की। चाल और वेग, दूसरा पॉइंट देखेंगे, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ये भी बहुत सिंपल है भैया। चाल का मतलब क्या होता है? बचपन से ही आप पढ़ते आए हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना? और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। देखो कितना आसान है। उन दोनों को पकड़ के लेके आओगे तो अपने आप काम चल जाएगा। जैसे दूरी और विस्थापन पढ़े हो, तो दूरी को अगर समय के रिस्पेक्ट में लोगे तो क्या पता चलेगा? चाल। और अगर विस्थापन को समय के रिस्पेक्ट में लेके चलोगे तो क्या मिलेगा? वेग। ठीक है ना? इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर? अब पहले सुनो क्या मतलब होता है इसका। डेफिनेशन देखोगे तो क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल यानी स्पीड कहते हैं। यह एक क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों हमें पता है? क्योंकि दूरी है। दूरी अदिश राशि होती है कि नहीं होती है? तो इसलिए ये भी क्या है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तथा इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब इसके बाद और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब आते हैं वेग पे। वेग में क्या होता है? अगर हम वेग की बात करें तो वेग का डेफिनेशन क्या था? तो ये होगा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, वेग कहलाता है। ठीक है, इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों बताइए? क्योंकि विस्थापन से मिलकर बना है। तो विस्थापन क्या है? सदिश है ना, तो इसलिए यह एक सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि है तो हम क्या v पे एरो लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका मात्रक क्या होता है? तो वही मात्रक होता है जो किसका होता है? जो चाल का होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग के बारे में भी ये बातें याद रहेंगी, है ना? एक बार सब कुछ क्लियर कर लेते हैं अगेन, ऊपर ले जाके जो लिखा हो यहाँ पे। चाल बराबर क्या था? दूरी बटा समय, है ना?
अब देखो दूरी अदिश है, समय ऑलरेडी अदिश होता है, तो उस केस में चाल भी क्या होगा, अदिश। लेकिन वेग देखो, वेग में विस्थापन सदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है, इसलिए वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश। ठीक है। देखो दूरी को हम किस में नापेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में नापेंगे, सेकेंड में, इसलिए चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट को भी किस में नापेंगे, मीटर में, और टाइम को भी सेकेंड में। इसलिए वेग का भी मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ गई। डेफिनेशन ये कहता है कि एकांक समय में, यूनिट टाइम में, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या होता है हमारा स्पीड। लेकिन एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो क्या हो जाता है वेलोसिटी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एक सेकेंड में कितना चल लिया, वो बताता है उसकी स्पीड। स्पीड क्या बताती है कि एक ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितना चला, है ना। उस हिसाब से हम पता कर पाते हैं कि कितना कोई फास्ट चल रहा है, कितना कोई स्लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया, सपोज कर लो कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। ए एक सेकेंड में, है ना, एक सेकेंड में 200 मीटर चल दिया, ठीक है। अब बी वाला जो व्यक्ति है एक सेकेंड में 250 मीटर चल लिया, तो कौन फास्ट चल रहा है सर, ए वाला, नहीं सर बी वाला, है ना। एक सेकेंड में कितना चल जा रहा है, 250 मीटर चल जा रहा है। इसका मतलब सबसे तेज कौन चल रहा है, बी वाला, एज कंपेयर टू ए वाले से। समझ में आया। तो स्पीड क्या बताता है, स्पीड ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मोशन कर सकता है, ठीक है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो कितना फास्ट कर रहा है या कितना स्लो कर रहा है, ठीक है ना। स्पीड यही बताती है, और सेम टू सेम वेलोसिटी भी यही बताती है, ठीक। अब थोड़ा सा एक बात और समझेंगे। देखिए कई लोग के मन में प्रश्न उठना चाहिए कि वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है ना। तो वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या होता है। देखिए अगर मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया और ये रास्ता एकदम सीधा है, ठीक है। तो रास्ता अगर सीधा है तो उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। ए से बी तक एक व्यक्ति चल रहा है, ठीक। मान लेता हूँ ये 100 मीटर का रास्ता है, ओके। अब ये व्यक्ति हर एक सेकेंड में 5 मीटर चल जा रहा है, ठीक है। 5 मीटर मतलब यहां से उठ के यहाँ पे आ गया। तो एक सेकेंड बाद में स्पीड देखूंगा कितना मिलेगा, बताइए सर। एक सेकेंड में कितना चल लिया, 5 मीटर ना, तो इसकी स्पीड कितनी होगी सर, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, बात खत्म, है ना। अच्छा अगले केस में देखो, अगर मैं इसी एक सेकेंड में ये पता करूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेग कितना होगा, तो सर एक सेकेंड में ये कितना चला है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है एंड पॉइंट है, कितना डिस्टेंस इनके बीच में स्ट्रेट, सबसे मिनिमम 5 ही मीटर ना होगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों बराबर हो गए, हाँ सर। अच्छा ये ऐसे चलते जा रहा है, चलो सपोज कर लिया मैंने 100 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, और 100 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर दिया मात्र और मात्र 10 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, आपसे पूछते हैं अब। तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना दूरी चला है, 100 मीटर चला है, कितने टाइम में चला है, 10 सेकेंड में चला है ना। 0 से 0 एक ठो खत्म, यानी इसकी स्पीड कितनी है तब 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम वेलोसिटी देखें तब क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आ गया है क्या, चेक किया जाए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर। ये ए से बी पे पहुंच गया है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका ए, और एंड पॉइंट क्या है इसका बी। ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितनी है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस 100 ही है ना। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका 100 ही हुआ है। और इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, है ना। तो 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या मिल गया हमको 10 मीटर पर सेकेंड। यानी सर ये तो देखा जाए दोनों के दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए ना। स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गई, बराबर। यानी यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है समझना कि अगर स्ट्रेट रास्ता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके मैं लिख दे रहा हूं कि लीनियर पाथ पे
लीनियर पाथ पर मोशन जो होता है, गति जो होता है वो कैसा होता है, यानी रेखीय पथ पर मोशन यानी गति, गति मत लिखिए, डायरेक्ट लीजिए स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, दोनों सेम होते हैं, है ना। लेकिन अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया भाई, तब स्पीड और वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज। ठीक है, अब देखो कैसे, ये सेकेंड एग्जांपल, और यहीं से आपका पूरा का पूरा गेम ओवर हो जाएगा। देखना, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे चला, पहले यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक बी से लेके सी तक ये चला है 3 किलोमीटर, ठीक है ना। और यहीं पे आके क्या हो गया है, रुक गया है। ये टोटल टाइम जो लिया ए से बी, बी से सी तक आने में, टोटल मान लेता हूँ फिर से 10 सेकेंड लिया। कितना सेकेंड लिया, 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड इसने लिया भाई। हमसे अगर पूछ दे कोई कि ये बताइए कितना स्पीड है इसका, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, बताएंगे फटाक से। स्पीड मतलब कितना दूरी तय किया और कितने टाइम में किया, कितना दूरी चला है। सर 4 इधर और 3 इधर, तो 4 3 7 किलोमीटर चला है, कितने समय में, 10 सेकेंड में ना। तो यहाँ पे 10 सेकेंड लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जो स्पीड रही है 7 किलोमीटर पर सेकेंड। नहीं सर, गड़बड़ा गया। पहली बात तो ये ध्यान देंगे, जानते हैं क्या जो इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं बताया नहीं। देखिए ऊपर लिखा है किलोमीटर, नीचे लिखा है सेकेंड, क्या ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं सर। या साइज सिस्टम में या तो मीटर और सेकेंड एक साथ आ सकते हैं, या तो सेंटीमीटर और सेकेंड एक साथ आ सकते हैं। इसके अलावा फुट और सेकेंड एक साथ आ सकते हैं, लेकिन कभी भी किलोमीटर और सेकेंड एक साथ नहीं आ सकता। पढ़े हैं ना आप लोग, MKS, CGS और FPS। तो MKS मतलब M का मतलब मीटर और S का मतलब सेकेंड, C का मतलब सेंटीमीटर और S का मतलब सेकेंड। यानी लंबाई के लिए मीटर सेकेंड एक साथ आ सकते हैं, या सेंटीमीटर सेकेंड एक साथ आ सकते हैं, या फुट और सेकेंड एक साथ आ सकते हैं, लेकिन कभी भी किलोमीटर और सेकेंड एक साथ नहीं आ सकता। इसलिए हमको किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, सर मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर होता है ना। अरे आना बोलिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं चेंज करूंगा 7000 मीटर, पूरे के नीचे 10 सेकेंड, 0 से 0 क्या हो जाएगा, खत्म। यानी क्या आ जाएगा, 700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से हमसे पूछ दे वेलोसिटी, अब रास्ता सीधा नहीं ना, रास्ता तो घुमावदार आ चुका है, तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पहले देखो कितना हुआ है, बताओ तो। सर यहाँ से ए से लेके बी चला, बी से लेके सी, इसका वाला स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, और एंड कहाँ किया है, यहाँ पे। तो स्टार्टिंग और एंड के बीच में एक सीधा रास्ता खींचो, तो ऐसे सीधा रास्ता खींचोगे, रास्ते पे टेढ़ी आ गया, थोड़ा सा आगे चला गया, 1 सेकंड रुक जाएंगे। चलिए मजबूरन हम वहीं पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, ये तो अलग अलग रास्ते, लेकिन सीधे रास्ते पे कितना चल गया। तो ये तो जो ही मैंने इस रास्ते को यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री का कोण बनने वाला है ना। यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकेत त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय। 4 है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के गया, 5 किलोमीटर आ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी जब निकालोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी सर 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट मिल गया। टाइम कितना लगा, टाइम तो अभी भी 10 सेकेंड ही लगा है ना। इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के लिए 10 सेकेंड तो गया ना भाई ध्यान से समझना। मैं यहाँ से आ गया, यहाँ से आया, तभी तो जाके 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड फिर से यहाँ पे भी किलोमीटर और सेकेंड का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5000 मीटर, पूरे नीचे 10 सेकेंड।
हो गया। और उसके बाद क्या कर देंगे, फटाक से 0 0 खत्म, क्या मिल गया 500 मीटर और पर सेकेंड। ठीक है, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी और क्या होता है स्पीड सेम आई है क्या, नहीं सर, स्पीड आई है 700 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी क्या गई 500 मीटर पर सेकेंड। कारण समझ में आ गया ना, कारण क्या है कि ये दिशा पे निर्भर करती है, ये सदिश है, दिशा बदलेगी कहानी बदलेगी, लेकिन इसका कहानी नहीं बदलेगा, है ना। और मेनली ये केवल और केवल स्ट्रेट पाथ पर ही एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, मेनली दोनों दोनों क्या है, जुड़वा भाई है, लेकिन एक अच्छा है और एक बुरा, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी की कहानी आप समझ गए, अरे हाँ ना बोलेंगे। इसके अलावा सपोज करिए हम वेलोसिटी के बारे में कुछ और बातें करें अगर, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी यानी जो वेग है, मान लीजिए आप ए से लेके बी तक चल रहे हो, सपोज कर ले रहा हूँ मैं, तो मैं देखो अब स्पीड नहीं लूंगा, क्या नहीं लूंगा स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, और जाहिर सी बात है दिशाएं अगर बदलेंगी तो स्पीड काम नहीं करेगी, है ना, स्पीड तो वहीं पे रुक जाएगा ना, मतलब वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको दिशा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट करे तो उनके लिए हमको दिशाओं को रखना पड़ेगा मायने, है ना। भाई एक बात बताओ, कोई भी अदिश राशि आएगी तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है कि मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी यूनिट कितनी है ना, इसी से फर्क काम चल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अदिश राशियों के लिए है, अदिश राशियां ही तो केवल ऐसा करती हैं। सदिश के पास क्या है, सदिश के पास मैग्नीट्यूड है, ये है, यूनिट है, ये है, यहाँ तक कि डायरेक्शन को भी अपने साथ लेके चलती है ना। तो ज्यादा बेहतर काम कौन कर रहा है, ये ना, कौन, सदिश वाले। तो हम किसको हमेशा प्रीफर करेंगे, सदिश को, क्योंकि देखो इसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है, किसके पास, अदिश के पास। लेकिन सदिश के पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों है, तो हम ज्यादा प्रेफर इसीलिए फिजिक्स में इसको करते हैं। ठीक है ना, ये बस आपको समझाने के लिए है। ओके, अब समझना ध्यान से। तो सपोज कर लो कि मैं एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गया, या यहाँ से सपोज कर लो यहाँ पे आ गया, जैसे भी हो। तो मैं जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा तो मेरी स्पीड क्या वही रही होगी जो यहाँ पे पहुंचते वक्त रही होगी। मान लो आप दौड़ना स्टार्ट करते हो, सपोज कर लो, तो मान लो ये आपका घर है, ठीक है, और घर से आप कहाँ जा रहे हो, टाटा कंपनी के पास। ठीक है, हम लोग घर के बगल में है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मान लो घर से तुम दौड़ना स्टार्ट करोगे तो क्या वही स्पीड रहेगी जो टाटा कंपनी पे पहुंचते वक्त रहेगी, नहीं सर। जब आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा स्लो स्पीड रहेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत फास्ट दौड़ना स्टार्ट किए हो, है ना, ऐसे मैं मान सकता हूँ ना। आपकी स्पीड क्या ऑलवेज सेम रही होगी, नहीं, या आप क्या हुआ, हाँ ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या थी, आप जब चलना स्टार्ट किए तो स्लो, लेकिन पहुंचते पहुंचते हो सकता है यहाँ पे आते आते क्या हो गई फास्ट, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट किए फास्ट, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो गई स्लो, है ना, यस और नो, बिल्कुल। तो इसका मतलब जब हम एक रास्ते में मोशन कर रहे होते हैं तो मोशन करते वक्त हमारी स्पीड ऑलवेज क्या नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है ना, बदलती रहती है, शुरुआत में कुछ और अंत में कुछ और। आएगा समझ में, तो ध्यान से समझिएगा, शुरुआत वाले वेग को हम नाम देते हैं प्रारंभिक वेग। आएगा समझ में, प्रारंभिक वेग, और जब हम अंत में उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, एंड पॉइंट पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। ठीक, और प्रारंभिक वेग को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और अंतिम वेग को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। ठीक है, क्लियर। अब जैसा कि आपने देखा कि अगर ऐसी स्थिति है कि u इज इक्वल टू नॉट v, u इज इक्वल टू नॉट v, मतलब u और v में अंतर आ गया,
शुरुआत में कुछ और था, बाद में कुछ और, यानी आपकी स्पीड क्या हो रही है, बदल रही है। When your speed will be change, then acceleration came into will be come into picture। ठीक है, तो जब आपकी स्पीड में परिवर्तन होगा तो कौन पिक्चर में आएगा, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। यानी अगर स्पीड में चेंज हो रहा है, जैसे आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं तो रास्ते भर 20 की स्पीड में चलते, इसका मतलब आपका u और v क्या है, इक्वल है ना, u भी वही है और v भी वही है, यानी u इज इक्वल टू v। तो इस केस में एक्सीलरेशन विल बी जीरो। एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से, तो a क्या हो जाएगा, जीरो, यानी त्वरण नहीं आएगा। लेकिन जो ही 20 से 21 हुआ, यानी 20 है, 20 से 30 हुआ, इसका मतलब देखिए स्पीड बदला ना, है ना। u क्या है आपका, u आपका 20 है और v आप देख सकते हैं ये है, तो क्या u और v बराबर है, नहीं सर, u और v बराबर नहीं, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी त्वरण आएगा। यानी त्वरण के कारण ही क्या आता है, गति में परिवर्तन। क्या आता है, गति में परिवर्तन। गति में परिवर्तन का मतलब चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। आई बात समझ में, ठीक, क्लियर। अब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एक पोर्शन होता है, क्या होता है, एक्सीलरेटर, सुने होंगे। और वो एक्सीलरेटर कहाँ, कार में होता है, हाँ या ना, अच्छा एक्सीलरेटर होता है, सही है। और इसमें होता है क्या नाम है, बाइक में, सर हर प्रकार के व्हीकल में होता है, साइकिल तक में होता है ना एक्सीलरेटर। भाई कार में तो आप सुने होंगे ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, है ना। पैर मतलब पैर साइड में होता है, नीचे होता है वो। तो पहले होता है एक्सीलरेटर, फिर होता है ब्रेक और तीसरा होता है क्लच। इसमें आप देख रहे हैं ना एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का काम क्या होता है जानते हैं, आपकी बाइक क्या बोलते हैं, आपका जो गाड़ी चल रहा है उसको एक्सीलरेट करा देना, यानी उसकी स्पीड क्या कर देनी, तेज कर देनी। आप बाइक चला रहे हो तो भी आपको ऐठने वाला मतलब हाथ में होता है ना, हाथ के पास। आप आगे वाले देखिए, आपकी गाड़ी में 2 ब्रेक होगा, एक आगे वाला ब्रेक होगा, है ना, एक फ्रंट होगा, एक फ्रंट वाला होगा, एक बैक वाला होगा, है ना। 2 ब्रेक होंगे, तो आगे वाले पहिए के लिए होगा और एक पीछे वाले पहिए के लिए होगा। बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझो ध्यान से। जो फ्रंट वाला ब्रेक होता है, यानी जो आगे वाला ब्रेक होता है, आगे वाला ब्रेक कहाँ पे होता है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। राइट वाले हैंड में आपका जो क्लच के टाइप में निकला होता है ना, पकड़ने वाला लीवर उसको बोलते हैं मेनली। तो जो लीवर होता है उसको जब आप पकड़ते हो वो क्या होता है, एक्चुअल में क्लच ब्रेक होता है आगे वाला, और वही उसी में आपको ऐंठने के लिए मिलता है, एक्सीलरेटर बोलते हैं। उसी से बाइक की स्पीड को आप क्या करते हो, स्पीड को घटाते और बढ़ाते हो। तो बाइक की स्पीड घटती और बढ़ती किसके द्वारा है, एक्सीलरेटर के द्वारा। ऐसे ही पैर से आप कार में करते हो, एक्सीलरेटर पे जब आप पुश करोगे तो जितना ही नीचे जाएगा उतना एक्सीलरेट होगा कार, है समझ में। अच्छा एक बात हो गई, दूसरी बात और सुनिएगा, ब्रेक भी एक प्रकार का क्या है, एक्सीलरेटर है। कैसे, ये भी स्पीड को चेंज करता है। मेनली एक्सीलरेटर जब आप बढ़ाओगे तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, एक्सीलरेटर घटाओगे तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। वैसे ही ब्रेक कम रखोगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। ब्रेक कम रखोगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर ब्रेक बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो ब्रेक हो गया या एक्सीलरेटर हो गया, दोनों की दोनों स्पीड में क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं, है ना। और जब जब चेंज आएगा इसका मतलब आपने एक्सीलरेटर चेंज किया है, मतलब एक्सीलरेटर टच किया है या ब्रेक टच किया है। आया समझ में। तो जब आप मोशन करते हो तो एक्सीलरेटर या ब्रेक पे टच करते हो, तभी जाके आपकी स्पीड में क्या आता है, चेंज। ना ही आप एक्सीलरेटर टच करो ना ही आप ब्रेक टच करो तो मोशन में चेंज आएगा, आपकी स्पीड में चेंज आएगा। आएगा कब आएगा, जब आगे ब्रेकर लगा हो, है ना। तो ब्रेकर एक प्रकार से क्या कर रहा है, ब्रेक का ही काम कर रहा है ना वो, तो एक प्रकार से एक्सीलरेटर ही तो हो गया वो। आया समझ में।
तो जब जब स्पीड में चेंज आएगा, दुनिया के अंदर किसी भी कोने में मोशन में अगर चेंज आया, स्पीड में चेंज आया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। ओके, ठीक। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि त्वरण सॉरी, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन जो होता है वो मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, या यहाँ पे लिख दो रेट ऑफ चेंज का, तो है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आएगा इसके ऊपर ताज लगा होगा, ऐसे, है ना, ऐसे एरो लगा होगा। समझ में आया? जो जो मुकुट पहन के आएगा समझ लीजिएगा आप कि वो सदिश राशि है। ठीक है, हाँ, क्लियर। इसका यूनिट अगर आपसे कोई पूछ दे भूल के भी, तो आप क्या बताएंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने नहीं बोला है, SI ने बोला है। इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा निर्धारित है कि एक्सीलरेशन को किस में नापना है? मीटर पर सेकेंड में। ओके, क्लियर। तो यहाँ तक की बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब 1 सेकेंड और रुकेंगे, पेज हमें चेंज करना पड़ेगा। अब एक्सीलरेशन समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे एक्सीलरेशन को लेके। तो एक्सीलरेशन त्वरण यानी ये क्या है? एक सदिश राशि है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देख लिया कि इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। अब अगर हम इसके क्या बोलते हैं फॉर्मूले को देखो तो क्या होगा? तो वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल, ठीक है। A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पूरे के नीचे टाइम डिफरेंस। ओके, टाइम डिफरेंस। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अभी फॉर्मूला बना नहीं है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो कि किस स्पीड से चल रहा है? मान लेता हूं कि u स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से? u। और जब ये चल रहा था u स्पीड से, तो उस समय टाइम क्या था? t1। लेकिन जब t2 टाइम हुआ तो देखा गया इसकी स्पीड में चेंज आ गया। ठीक है, u थोड़ा सा सही से बना लेंगे। ठीक है, u t2 टाइम पे देखा गया तो इसकी स्पीड क्या थी? v। ठीक, तो इसकी स्पीड में चेंज आया कि नहीं आया? आया ना, बिल्कुल सर। अब कितना हो चुका है? v हो चुका है। पहले कितना था? u था, यानी स्पीड में चेंज आया है। स्पीड में चेंज आया तो इसका मतलब एक्सीलरेशन आएगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना होगा? तो अब कितना है? तो अब है v। पहले कितना था? u, तो v में से u घटा दो। अच्छा, टाइम में कितना चेंज आया? तो अब टाइम कितना हुआ है? t2। पहले टाइम कितना था? t1, है ना। तो ये बन गया आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। और मेनली हम इसे, चूंकि हम चेंज दिखा रहे हैं, ये जो घटाया जा रहा है बाद में से पहले वाले को, ये एक्चुअल में बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, हाँ या ना? लिखवाया हूं मैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, ये चेंज है तो चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं। तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया। यहाँ नीचे टाइम का चेंज दिखाया गया तो इसका मतलब डेल्टा टी लिख देंगे। आया समझ में? आया ना, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा डेल्टा से, ये हमने निर्धारित कर दिया कि कितना चेंज आया है। ओके,
और ये एक प्रकार से औसत भी हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से आपको औसत जैसे भी खेल देखने चाहिए। जैसे औसत वेग क्या होता है, औसत चाल और औसत वेग, वो तो फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। औसत चाल और औसत वेग, औसत वेग, तो फटाफट देख लेंगे औसत चाल का मतलब क्या होता है। औसत चाल यहीं पे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। सिंपल, बच्चों वाला है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हमको औसत चाल दे देगा। ठीक है, औसत वेग भी अगर दे दिया तो डरने जैसी चीज नहीं है। औसत वेग का मतलब होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये औसत वेग मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, वी एवरेज, इंग्लिश में इसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, और एवरेज स्पीड यहाँ पे हो जाएगा एस एवरेज। ठीक, ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वाला भी पढ़ लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको देखना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, सिंपल समझेंगे, इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, ये यहां से चला 9:15 पे और यहां पे पहुंचा है 9:20 पे। ठीक है, ठीक, तो तात्क्षणिक का मतलब ये है, मतलब 9:15 से 9:20 के बीच में अगर देखोगे तो ये औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत। ठीक है, यानी ओवरऑल आप देख रहे हो 15 से 5 मिनट का टोटल टाइम इस पे डिफरेंस हो रहा है ना। 9:15 से लेके 9:20 के बीच में 5 मिनट का गैप हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, आप 5 मिनट के गैप में आप देख रहे हो, तो ये पूरा देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक के पूरी कहानी देख रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं औसत। और तात्क्षणिक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी आप 9:17 पे पूछ रहे हो कि ये बताओ कितनी स्पीड है। जब मैं बोल रहा हूँ कि औसत चाल इसकी इतनी है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो ना, गाड़ी चला रहे हो तो आपको भी पता है कि आपकी स्पीड बराबर बढ़ रही होगी घट रही होगी, हाँ या ना, बराबर आपकी स्पीड बढ़ रही होगी घट रही होगी। आप गाड़ी चला रहे हो, कभी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कभी कुछ देर बाद आप देखोगे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कभी 50 किलोमीटर हो गई, कभी फिर 30 किलोमीटर हो गई, ऐसे हो रहा होगा बार बार। लेकिन जब आप पहुंच गए, आप जहां से स्टार्ट किए थे और जहां पे पहुंचना था आप पहुंच गए, एंड कर दिए, तो आप ओवरऑल देखते हो ना, आप बताए थे कि हम 50 की स्पीड से चले थे, बोल देते हो ना कि हम 50 की स्पीड से चले तो इसलिए हम यहाँ पे पहुंच गए 1 घंटे में 2 घंटे में, तो आप ओवरऑल बता रहे हो। अब मान लो सपोज कॉल आपने स्टार्ट किया था 9:15 पे, वही सेम कहानी है, 9:15 पे आपने चलना स्टार्ट किया था, 9:20 पे आप पहुंच गए। समझना ध्यान से, उस दौरान आपकी स्पीड बार बार घट रही थी बढ़ रही थी, आपको भी पता है, लेकिन आपने ओवरऑल बता दिया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आए। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे कि 9:17 पे, एग्जैक्ट 9:17 पे आपकी स्पीड क्या थी, तो वो होता है उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। आयो समझ में, 9:17 पे एग्जैक्ट आपके बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो कितनी स्पीड दिखा रहा था, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर, ओवरऑल नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? अगेन बोल रहा हूं मैं, आपने 9:15 पे चलना स्टार्ट किया, 9:20 पे आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। ठीक, अब आप जब बाइक चला रहे होगे तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रही थी नहीं ना, स्पीड बार बार क्या कर रही थी, बदल रही थी, कभी 40 पे, कभी 10 पे, कभी 20 पे, कभी 25 पे। लेकिन आप जब आते हो तो क्या सब गिन के बताते हो? आप एक बार बोल देते हो ना कि हम 30 की स्पीड से आए हैं या 25 की स्पीड से आए, तभी तो हम इतना जल्दी आ गए हैं, या इतना देर लगा है, इतनी स्पीड थी हमारी। लेकिन स्पीड आपकी क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी।
हर बार स्पीड बदल रही थी। ये देखिए हर बार जो स्पीड बदली है मैंने पॉइंट में दिखा दिया। तो एग्जैक्ट इस टाइम पे कितनी स्पीड थी उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, 9:15 से 9:20 में जो टोटल स्पीड थी एवरेज, और 9:17 पे एग्जैक्ट जो स्पीड रही होगी, मान लेता हूँ कि यहाँ पे 30 की स्पीड रही होगी उस समय, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये कहानी थी हमारी, ठीक, इंस्टेंटेनियस की। अब आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस त्वरण। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो कितने फिजिकल फिनोमेना आ चुके हैं हमारे पास। तो सर एक तो हमारे पास सबसे पहला क्या था हमारे पास, दूरी और विस्थापन। तो हम क्या लिख चलेंगे, विस्थापन को। ठीक है, यानी पहला फिजिकल हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक, दूसरी आई है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में कौन सा लेंगे हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमारे पास दो प्रकार की है ना, एक तो शुरुआत वाली और एक तो बाद वाली, इनिशियल और फाइनल। तीसरा हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन, है ना। और चौथा अपने आप चिपका हुआ है, इन सब का कंप्लीमेंट है, अगर ये ना रहे तो कोई नहीं रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है टाइम। तो 4 फिजिकल क्वांटिटी अब तक हम लोगों ने डील की है, यानी 4 लोगों की जरूरत यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है मोशन के दौरान अभी तक। अब इन चारों के बीच में हमको क्या देखना है, रिलेशन। क्या देखना है, रिलेशन। रिलेशन यानी संबंध। और वो संबंध कैसे हम देखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण। अब गति के समीकरण देखे जाए। ठीक, तो गति का समीकरण अगर हम देखेंगे तो 3 समीकरण आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला v = u + at। दूसरा समीकरण लिख दे रहा हूं मैं, गति का पहला समीकरण, गति का फर्स्ट समीकरण। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक, दूसरा कौन सा है, s = ut + ½ at²। ठीक, गति का तीसरा समीकरण क्या है, तीसरा है v = u + at। ठीक है, तीसरा सर ओ सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ओ शिट, इतना बड़ा मिस्टेक। कोई बात नहीं, होती रहती है, ध्यान ही नहीं देंगे तो कुछ भी हो सकता है। v² = u² + 2as, ये होता है ना। और ये है, जब हम पूरा गलत कर देंगे तब आप बता देंगे। ये तो है गति का थर्ड समीकरण, इसे कहते हैं खतरनाक वाला अवेयरनेस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तीनों समीकरण याद होने चाहिए। v = u + at, s = ut + ½ at², एंड थर्ड है v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। ठीक है, लेकिन सपोज करिए कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हम देख रहे हैं, ये एक्सीलरेशन तो हम खुद दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि हमने एक्सीलरेट किया ही नहीं है, वी आर नॉट इन्वॉल्व। जैसे सर कैसे, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को जब पृथ्वी पे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर, तो आप देखते हैं उसकी स्पीड जो है क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। मान लीजिए अर्थ की सरफेस है तो इसकी स्पीड निरंतर बढ़ती जाती है। जिस स्पीड से आपने फेंका है वो नीचे आते आते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो तो जब ऊपर तक जाता है तो आप बहुत तेज स्पीड से फेंकते हो, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। अब आप खुद सोचो, ऑब्जर्व करना कैसे। मैं आपको सीधा एक एग्जांपल देता हूँ। जब घर वर बनता है ना
तो दुतल्ला बनता है जब, तो दूसरे तल पे अगर काम हो रहा होता है सेकंड फ्लोर पे, तो ईंट नीचे से फेंक रहे हैं हम तो जिस स्पीड से फेंक रहे हैं उसी स्पीड से ऊपर पहुंचता है। अगर उसी स्पीड से पहुंचेगा तो कौन रोकेगा? नहीं, है ना। वहां आप देखते हैं दूध ईंटा फेंकेंगे वो आराम से रुका जाता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, एकदम स्लो, स्पीड क्या हो जाती है, कम, है ना। यहाँ पे आप 20 की स्पीड से फेंकेंगे, पहुंचते पहुंचते क्या हो गई, 0। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए अगर आप देखते हैं कि हमको ऊपर से किसी चीज को नीचे रखना है, समझ में आ रहा है, टूटने वाली चीज नहीं है अगर, तो हम आराम से क्या कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं, है ना। ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत पावर लगा फेंकनी पड़ती है, नहीं, एकदम खाली उठा के बस ऐसे छोड़ बस देंगे आप, 0 की स्पीड यहाँ पे रहेगी, आते आते यहाँ पे 30 की स्पीड हो जाएगी। हाँ, नीचे मत रोकने का प्रयास करिएगा, मतलब वही ईंटा जो आप नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर मत फेंकने का प्रयास, मतलब ऊपर से नीचे मत फेंकवाने लगेगा। मान लीजिए सपोज करिए सेकंड फ्लोर बनवा लिए, अब ईंटा ऊपर बच गया, अब आप सोच रहे हैं कि अंडरग्राउंड भी एक बनवाएंगे, समझ में आ रहा है, तो नीचे वो रोकवा देते हैं जो ऊपरा वाला है, तो गलती से ऐसा कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हैं ये चमत्कार कैसे हो रहा है, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे, हवा में आ रही है ईंट, आप तो उसमें ऐसा नहीं है कि पैर से ब्रेक एक्सीलरेटर क्लच दबा रहे हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, या आप ऐंठ रहे हैं मोटरसाइकिल, तो कैसे, आखिर हाउ दैट इज पॉसिबल कि स्पीड में चेंज आ गया? तो इसका कारण है ग्रेविटी, अर्थ, धरती मैया। ठीक है ना, ये पूरा खेल किसके द्वारा किया जा रहा है, अर्थ के द्वारा, और यहाँ पे अर्थ ने अपना एक्सीलरेशन लगाया हुआ है, यानी हम नहीं एक्सीलरेट कर रहे हैं, कौन एक्सीलरेट कर रहा है, अर्थ। तो अर्थ का जो एक्सीलरेशन होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, और हिंदी में इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, समझ में आया ना। तो जब आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो देखना, स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए ऑब्जेक्ट पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है। तो उस केस में अगर हम गति के समीकरण देखें तब कौन कौन से होंगे, तो v इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, u प्लस ए टी, लेकिन ये जो a है ये तो आप वाला है ना, आप वाला नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे आप वाला नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो किसका लग रहा है, धरती मैया का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जी टी। ठीक है, ये क्या फिर सेकेंड वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। फिर ऐसे ही तीसरे नंबर पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं सर 2gs, सर यस नहीं होगा, यहाँ पे यच हो जाएगा। अब यच क्यों होगा ये देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी यस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच, क्योंकि देखो धरती मैया का जो एक्सीलरेशन है वो तभी काम करता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे जाता है। मान लो ये धरती मैया है, ठीक है, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तभी फ्रीली चलेगा, या आप नीचे फेंक रहे हो तभी। तो ये देखो ऊपर और नीचे का मतलब ये क्या है, ऊंचाई हो गई ना, ये यहाँ पे तो ऊंचाई है, आएगा समझे, यहाँ पे दूरी नहीं था, दूरी का मतलब आप जब जमीन पे चल रहे हो तो ये क्या है, आपकी दूरी है, एस है, लेकिन जब आप ऊपर नीचे लोगे तो उस केस में आप क्या लोगे, एच, जब जमीन पे चलोगे तो एस, और जब ऊपर नीचे चलोगे तो वही डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा आपका, एच। आया समझ में, आया ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, ये देखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा ये होगा। आई होप समझ गए होंगे आप, आया ना, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे ढंग से मोशन की लगभग 80% बातें क्लियर कर ली है ना, बाकी 20% बातें आप क्वेश्चन के साथ खत्म करोगे। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को भी मैं क्या करूँगा, खत्म करूँगा, एंड करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एवर्स।